Hello, my dear students. I'm back again with another video, and from this video, I'm going to start the second chapter. The name of this chapter is British Rule in India. ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 AD टू 1850 AD। तो ये जो पूरी ड्यूरेशन है, इसी के बीच जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द ब्रिटिश रिमूव्ड मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब, बट ड्यूरिंग हिज रूल द ब्रिटिश रेसिस्टेड हिम फॉर कंडक्टिंग tax-free private trade in Bengal. After the Battle of Plassey means Battle of Plassey के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मीर जाफर को रिमूव कर दिया था। याद है ना, हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ये सब पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। तब क्या हुआ था, मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने रिमूव किया था और उनकी जगह रिप्लेस किया गया था मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था बंगाल का। बट ड्यूरिंग हिज रूल, उनके टाइम पे, मीर कासिम के टाइम पे, द ब्रिटिश रेसिस्टेड हिम फॉर कंडक्टिंग टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड इन बंगाल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड करने के लिए, बंगाल में टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड करने के लिए मीर कासिम का विरोध किया। फिर क्या हुआ, सो द ब्रिटिश फाउट वॉर अगेंस्ट हिम। मीर कासिम तो टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसे टैक्स फ्री ट्रेड करें। ठीक है, टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है, ट्रेड तो करना लेकिन उस पर जो इनकम आती है उसका टैक्स पेमेंट नहीं करना। ठीक है, तो मीर कासिम इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो टैक्स फ्री ट्रेड ही करें। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट युद्ध लड़ा। द ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ बक्सर, और फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो बक्सर का बैटल जीत गए। आफ्टर दैट क्लाइव मेड अ ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर। फिर लॉर्ड क्लाइव ने एक ट्रीटी बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, स्टेटमेंट बनाया, किसके साथ, अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्परर के साथ। According to the treaty, the Nawab of Awadh agreed to pay 50 lakh rupees to the company, and the company paid an annual amount of 26 lakhs to Mughal Emperor Shah Alam II. तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अवध के नवाब जो थे उन्होंने 50 लाख रुपीस कंपनी को पे करने का डिसाइड किया, एग्री हो गए। और कंपनी ने बदले में, यानी इन रिटर्न, मुग़ल एम्परर जो शाह आलम II थे उनको 26 लाख का एनुअल पेमेंट किया। ठीक है, इन रिटर्न द दीवानी पावर, दैट मीन्स सिविल पावर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा हैड टू बी हैंडेड ओवर। और बदले में क्या किया गया, जो दीवानी पावर थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, वो हैंडेड ओवर यानी सौंपनी पड़ी। दीवानी पावर क्या होता है, सिविल पावर की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, ऑन August 12, 1765, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द सिविल पावर ऑफ बंगाल बाय द मुगल एम्परर एंड द ब्रिटिश बिगिन टू गेन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द सिविल पावर। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिविल पावर मिल गया, मीन्स नागरिक शक्ति मिल गई। किसकी, तो बंगाल की मिली। और किसके थ्रू मिली, तो बाय द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के थ्रू बंगाल की सिविल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। एंड द ब्रिटिश बिगिन टू गेन पॉलिटिकल पावर इन 72 AD, अ न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल to increase the company's revenue. तो 1772 AD में बंगाल में कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए एक न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड
with इजारीदार्स to collect land revenue. अब लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इजारीदार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए. The highest bidder was given the monopoly to collect revenue. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बोली लगाएगा उसी को रेवेन्यू कलेक्ट करने की मोनोपोली दी जाएगी, मतलब वही अकेला रेवेन्यू कलेक्ट करेगा. इन दिस सिस्टम द वर्ड फार्मर वॉज यूज इन द डॉक्यूमेंट फॉर इजारीदार्स. तो इजारीदार्स के जो डॉक्यूमेंट थे उसमें फार्मर वर्ड यूज़ किया गया था इस सिस्टम में. ओके, हेंस दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम. इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता था? फार्मिंग सिस्टम. The Izaridars' only aim in this system was to generate more income, so the peasants were exploited. तो इजारीदार्स का जो मेन एम था इस सिस्टम में वो था जनरेट इनकम, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम. सो द peasants were exploited. तो क्या हुआ? किसानों का शोषण किया गया. When this practice became unbearable, some reforms were required. जब ये प्रैक्टिस जो ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये सिस्टम जब ये अनबियरेबल होने लगी, मतलब सहन करने लायक नहीं थी, तब क्या हुआ? रिफॉर्म्स वर रिक्वायर्ड. तब ज़रूरत थी कुछ चेंजेस वगैरह लाने की. कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस. तो इंडिया के गवर्नर जनरल, एज द गवर्नर जनरल, ओके, कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. किस लिए अपॉइंट किया गया? तो टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए. यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत थी, इसलिए कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया चेंजेस करने के लिए. In 1793 AD, when Cornwallis was the Governor General, a permanent settlement was introduced in India. तो ये 1793 की बात है. 1793 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, ओके, जब कॉर्नवालिस इंडिया के गवर्नर जनरल थे तब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया. अब हमने अभी ऊपर देखा नो दिस में कि कॉर्नवालिस को एज अ गवर्नर जनरल क्यों अपॉइंट किया गया, अभी हमने देखा था. ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है, उसमें क्या क्या है सब देखते हैं अभी. इन विच द लैंड लॉर्ड वॉज गिवन द राइट ओवर लैंड एंड द लैंड रेवेन्यू. ही हैड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो लैंड लॉर्ड है मीन्स ज़मीन का मालिक, ठीक है, ज़मींदार, उसको कौन सा राइट मिलेगा? राइट ओवर लैंड. लैंड का राइट पूरा उसका और लैंड रेवेन्यू भी उसको मिलेगा. ही हैड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट. बट उसको क्या करना है? गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करना है. ओके, गवर्नमेंट का एजेंट बनकर काम करना है. द लैंड लॉर्ड had to deposit 9 out of 10 parts of the land revenue to the government and keep 1/10 part as remuneration. तो लो आ गई मुद्दे की बात. अब लैंड लॉर्ड्स को क्या करना था? They had to deposit 9 out of 10 parts of the land revenue to the government. गवर्नमेंट को उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता था लैंड रेवेन्यू. जो लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे उसमें से गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट करना पड़ता था. बट कितना? 9 out of 10 पार्ट्स. जितना लैंड रेवेन्यू उनको मिलता था उसके 10 पार्ट्स किए जाते थे और उसमें से 9 पार्ट्स जितना जो भी अमाउंट होती थी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट की जाती थी. और बचा 1 पार्ट, जो 10 पार्ट्स में से 1 पार्ट बचता है वो उनके लिए था, लैंड लॉर्ड्स के लिए, एज ए रेम्यूनरेशन. अब रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो वो होता है मेहनताना वगैरह. ठीक है, जैसे जॉब के बदले सैलरी वगैरह मिलती है ना, पगार मिलती है, उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन. This method exploited the farmers because they had to give the fixed revenue to the landlord. अब ये जो मेथड है ये क्या करती थी? एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स. इससे फार्मर्स का शोषण होता था इस मेथड से. क्यों? क्योंकि दे हैड टू गिव
द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड, क्योंकि उनको तो लैंडलॉर्ड्स को फिक्स्ड रेवेन्यू ही देना होता था ना, ठीक है। द लैंडलॉर्ड एनी हाउ कलेक्टेड रेवेन्यू एंड ऑप्रेस्ड देम, और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो तो कुछ भी करके रेवेन्यू तो उनको लेना ही था, थोड़ा शोषण करके भी, ज़बरदस्ती भी, रेवेन्यू तो उनको लेना ही था। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जुल्म करना, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये लैंडलॉर्ड्स जो थे वो तो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट कर ही देते थे। द लैंडलॉर्ड हैड टू डिपॉजिट फिक्स्ड अमाउंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एवरी ईयर टू द गवर्नमेंट। अब लैंडलॉर्ड्स को भी तो डिपॉजिट करना पड़ता था ना, उनको भी फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था एवरी ईयर टू द गवर्नमेंट। हर साल गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन था, ओके। However, the permanent settlement was in favor of the landlords. अब permanent settlement जो था वो landlords के favor में था। Initially, the landlords had to pay the fixed amount of revenue. Initially मतलब starting में, जब शुरुआत हुई थी तब, जब इस permanent settlement की शुरुआत हुई थी तब landlords को fixed amount, revenue का fixed amount government को pay करना पड़ता था। Land of those who could not pay the revenue was confiscated, but later the landlords started buying the land. तो वो लोग, वो लैंडलॉर्ड्स जो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, उनकी जो ज़मीन थी, लैंड थी, वॉज कॉन्फिस्केटेड, मतलब जब्त कर दी जाती थी। ये एक पनिशमेंट है, ठीक है। एज अ पनिशमेंट कुछ जब्त कर लेना, उनकी जो लैंड थी वो जब्त कर दी जाती थी। एंड बट लेटर द लैंडलॉर्ड्स स्टार्टेड बाइंग द लैंड, पर बाद में क्या होने लगा, लैंडलॉर्ड्स ने तो लैंड बाय करना स्टार्ट कर दी, अपनी ज़मीन खुद ही परचेज करना स्टार्ट कर दी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स, अब गवर्नमेंट को तो फार्मर्स की प्रोग्रेस में कोई इंटरेस्ट था नहीं। एज अ रिजल्ट देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स ऑफ फार्मर्स इन बंगाल, और उसका नतीजा ये आया कि बंगाल में फार्मर्स के काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए। विच वॉज वंस कंसिडर्ड अन्न भंडार ग्रीनरी बिकम इम्पोवरिश्ड। बंगाल जिसे एक वक्त पे अन्न भंडार यानी ग्रीनरी कंसिडर किया जाता था, वो बिकम इम्पोवरिश्ड, मतलब कंगाल सा बन। रियोटवरी सिस्टम इन द अर्ली 19th century, in 1820 the Ryotwari system was introduced in the provinces of Mumbai and Madras, यानी चेन्नई। तो 19th century में, 19th century की शुरुआत की बात है, इन द अर्ली 19th century 1820 AD में रियोटवरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन द प्रोविंसेस ऑफ मुंबई एंड मद्रास, मतलब मुंबई और मद्रास में रियोटवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मनरो, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मनरो ने। एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास, और उस टाइम पे वो मद्रास के यानी चेन्नई के गवर्नर थे। इन दिस सिस्टम द टेलर ऑफ लैंड वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड। तो इस सिस्टम में क्या था, जो कल्टीवेटर होता था, मतलब लैंड टेलर ऑफ द लैंड मतलब लैंड को खोदने वाला, ज़मीन को खोदने वाला कल्टीवेटर, उसे ही लैंड का ओनर बना दिया जाता था। द फार्मर हैड टू पे लैंड रेवेन्यू एज पर द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। दिस प्रैक्टिस डिड नॉट हैव एनी बेनिफिट इन द लैंड ओनरशिप बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। तो ये जो सिस्टम था ये बेनिफिशियल नहीं था, किसको? लैंड ओनर्स को, ठीक है। जिनके पास लैंड ओनरशिप थी उनके लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, और उसके पीछे 3 रीजन्स थे। कौन से? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू जो था वो एक्सेसिव था, ज़्यादा था। सेकेंड, द गवर्नमेंट हैड द राइट टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू वेन एवर इट वॉन्टेड। अब गवर्नमेंट के पास राइट था लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने का, जब भी वो चाहे लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती थी, गवर्नमेंट के पास राइट था। थर्ड वन इज वेदर द क्रॉप फेल्ड
or destroyed, the riot has had to pay the land revenue. अब थर्ड वन जो रीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आपकी क्रॉप फेल भी हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर भी आपको लैंड रेवेन्यू पे तो करना ही करना है. Mahalwari system. Mahalwari system was implemented in northwestern provinces and some regions of central India. अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट होना यानी अमल में आना. ठीक है, जैसे कोई लॉ बना या कोई भी नया कायदा आया है, नया रूल बना है, तो जब से आप उसका यूज़ करना शुरू करोगे, जब से उसको प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट करेंगे यानी अमल में लाएंगे, उसको कहते हैं उस रूल का इम्प्लीमेंटेशन होना. ओके, तो महालवाड़ी सिस्टम जो था वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया के कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी वहाँ पे भी महालवाड़ी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था. द ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड द महालवाड़ी सिस्टम इन 1822 AD. ठीक है, तो इन्होंने, ये भी एक ब्रिटिशर हैं, ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं, इन्होंने महालवाड़ी सिस्टम 1822 में इंट्रोड्यूस किया था. द टर्म महाल was used for a village or a group of villages in the British revenue records. तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो महाल है, ये टर्म महाल है, उसे यूज़ किया गया है किसके लिए? किसी गांव के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव की ग्रुप को. ठीक है, महाल टर्म से यूज़ किया गया है. महाल टर्म जो है वो विलेजेस के लिए या तो ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए यूज़ किया गया है. किसमें? तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में. According to this system, the unit for collecting revenue was not a farmer's farm but the entire village or its collective land. तो according to this system मतलब इस system के according the unit for collecting revenue collect करने का जो unit था was not a farmer's farm. वो सिर्फ farmers का farm मतलब जो farmers होते हैं उनकी field या उनका farm नहीं था, पर एंटायर विलेज, पूरा का पूरा विलेज और इट्स कलेक्टिव लैंड, और उसकी जो लैंड है, विलेज की जो लैंड है वो भी थी. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का यूनिट फार्मर्स का फार्म नहीं था सिर्फ, बल्कि एंटायर विलेज या तो उसकी कलेक्टिव लैंड भी थी. In this method, land revenue was determined by surveying the village and taking into account the income of the farm और फार्म प्रोड्यूस एट्सेट्रा. तो इस मेथड में क्या होता था? लैंड रेवेन्यू ऐसे ही डिटरमाइन नहीं कर देते थे. इसमें लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता था? सर्वे किया जाता था. किसका सर्वे? विलेज का. ठीक है, विलेज का सर्वे करते थे लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन करने के लिए. इतना ही नहीं, और भी वो क्या करते थे? टेकिंग इनटू अकाउंट द इनकम ऑफ द फार्म और फार्म प्रोड्यूस. फार्म में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, और या फिर उसकी इनकम कितनी आती है, वो सब का सर्वे किया जाता था. उसके बाद उनके बेस पे लैंड रेवेन्यू डिटरमाइन किया जाता था. हेंस दिस मेथड वाज नोन एज महालवाड़ी मेथड. इसीलिए ही इस मेथड को महालवाड़ी मेथड के नाम से जाना जाता था. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वाज असाइंड टू द विलेज हेडमैन. अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी जाती थी? विलेज हेडमैन को. ओके, उनको असाइन की जाती थी. द ब्रिटिश मेड बेसिक चेंजेस इन द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बेसिक चेंजेस किए थे. जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम थी ना, उसमें उन्होंने बेसिक चेंजेस किए थे ब्रिटिशर्स ने. एज अ रिजल्ट द स्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन विलेजेस वर शटर्ड. तो उसका नतीजा क्या निकला? द स्टेबिलिटी यानी जो स्थिरता थी, जो स्टेबिलिटी थी विलेजेस की, वो फिर ऑटोनॉमी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन विलेजेस. इंडियन विलेजेस मतलब जो हिंदुस्तानी गांव हैं उनकी कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है. और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है?
इट्स कॉल्ड सेल्फ लेजिस्लेशन, सेल्फ गवर्नेंस, एक तरह से कि इंसान की जो अपनी वैल्यूज़ है, अपनी इंटरेस्ट है, उन पर एक्ट करने की पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी, ठीक है, इसको कहते हैं ऑटोनॉमी। तो इंडियन विलेजेस की जो स्टेबिलिटी थी, ऑटोनॉमी थी, कंटिन्यूटी थी, वो सब बिखर सी गई, शैटर्ड मीन्स बिखर गई। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक